दिल्ली के उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट अब केंद्र सरकार को भेजेंगे क्योंकि तीनों राजनीतिक दलों ने इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली में वो चुनाव चाहते हैं। यानी अभी तक जो एक ऊहापोह की परिस्थिति बनी हुई थी वो पहली बार दिल्ली में तमाम राजनीतिक दलों की इस राय के बाद खत्म हुई है कि चुनाव होने चाहिए, राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू करना चाहिए, विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए। ये सवाल लगातार गूंज रहे थे। जी सुधांशु मित्तल जी, राजनीतिक तौर पर यह माना जाता है कि चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है और संयोग से स्ट्रेटजी बनाने की सबसे बेहतरीन स्थिति में दिल्ली में बीजेपी ही के पास है। चुनाव का फैसला उसे ही लेना है, केंद्र में आप ही की सरकार है। क्या ये लग रहा है कि दोनों राज्यों के साथ अनुकूल आप लोगों के लिए है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जाहिर है बीजेपी पूरी तैयारी के साथ कूदी है, महाराष्ट्र में तुरंत जीत मिली है, हरियाणा में तुरंत जीत मिली है, या लगता है नहीं अभी चीज़ें दिल्ली को अलग से देखा जाना चाहिए? सुधांशु जी। प्रसून जी, जहां तक जन आदेश का सवाल है और जनता की आकांक्षाओं का सवाल है, उसके प्रति भाजपा पूर्णतः आश्वस्त है। बहुत कयासें लगाई जा रही थी जब महाराष्ट्र की और हरियाणा के चुनाव हुए थे कि केंद्र सरकार में भाजपा के आने के बाद लोगों में निराशा आई है, ये आई है, वो आई है। वो चीजें बड़ी सामने सबके स्पष्ट हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, दिल्ली में खास तौर से दिल्ली का क्योंकि एक विशेष परिप्रेक्ष्य है, उसमें वैकल्पिक राजनीति के जो सरगना थे, उनकी नकारात्मक राजनीति या उनकी राजनीति जिसमें उन्होंने अपने उत्तरदायित्व से भाग गए, ये सारा दिल्ली की जनता ने देखा। और इसीलिए लोकसभा में जो अप्रत्याशित जनादेश हमें दिया और उसके बाद लगातार जिस तरह जन समर्थन हम लोगों को मिलता आ रहा है और नेतृत्व की विश्वसनीयता, जिसमें नरेंद्र, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो आपको बतला दूं कि केंद्र सरकार की विश्वसनीयता, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आदर सम्मान और उनके प्रति जो विश्वास है लोगों में, इसलिए भाजपा में तो कहीं किसी तरह का इसमें किंचित भी कोई संशय नहीं है। यानी इसका मतलब है आपको लगता है कि बहुत तेजी से निर्णय लिया जाएगा केंद्र सरकार के जरिए? जी, जब राष्ट्रपति जी की, जब उपराज्यपाल जी की सिफारिश जाएगी तो उसके, अरे भाई मैं खत्म कर लूं ना, उसके बाद क्या कहते हैं, जय भाई बोलते रहिएगा। जुमले आपको भी आते हैं, जुमले मुझे भी आते हैं, लेकिन बेसिक तहजीब यह है कि जब आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, मैं भी बोलूं तो आप बीच में ना बोलिए। आगे चलें, आगे चलें। आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, ये और याद रख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा आगे चल रहा, मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार जो है इस स्थिति में, देखिए एक स्थिति और भी है कि अगर जब तक भंग नहीं होगी तब तक हमें ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इनको करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे ध्यान है, उपचुनावों की आखिरी नामांकन की तिथि जो है शायद 5 तारीख है। तो इसको देखते हुए अगर चुनाव की रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भेजते नहीं, हम इसी पर आ रहे थे मित्तल साहब कि 48 घंटे का वक्त है, जब तक नॉमिनेशन फाइल होने से पहले ये चुनाव आयोग के सामने कॉन्स्टिट्यूशनली एक स्थिति बनती है कि उस राज्य में अगर चुनाव होना है तो फिर उपचुनाव ना हो। और वो चूंकि आप ठीक कह रहे हैं, वो 5 तारीख। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक और जी प्रश्न जी, आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं कि उपचुनावों का 2 दिन पहले तक भी, आखिरी दिन तक भी, जब तक कि विधानसभा जीवित है तब तक वो उपचुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। चाहे नामांकन होने के बाद भी अगर विधानसभा भंग होती है तो तब खत्म होगा। जब तक कि विधानसभा भंग नहीं होती तब तक ये उपचुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उसका कोई 2 दिन का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं निकलने वाला। मतलब वही है, विधानसभा भंग अगर इस 2 दिनों में हो गई ना मित्तल साहब, वही हम कह रहे हैं, अगर इस 2 दिनों में विधानसभा भंग हो गई तो उपचुनाव ठप हो जाएंगे और चुनाव की दिशा में बढ़ जा सकते हैं। हम ये कह रहे हैं अगर विधानसभा भंग हो गई, अगर 2 दिन के बाद भी भंग हो गई तब भी यही होगा। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव दिल्ली में जब हुआ था तब आप लोग सत्ता में थे, आप ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी की निगाहों में भी थे, निशाने पर भी थे। लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है, आप तीसरे नंबर पर खड़े हैं, सत्ता में केजरीवाल आकर भी केजरीवाल नहीं है जिनके समर्थन से वो थे, आप ही के समर्थन से थे। बीजेपी सब जगह चुनाव जीतते हुए आ रही है और नरेंद्र मोदी जाहिर है कहीं ना कहीं स्टार हैं इस दौर के। स्ट्रेटजी कांग्रेस की क्या होगी? सुधांशु मित्तल साहब अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं आज की तारीख में, और ये बीजेपी के फैसले के खिलाफ काली बास्केट पहन के आए हैं, ये भी मैंने देख लिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नहीं नोच रही, बंदर को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, ये हाल बीजेपी का है इस समय। तो अब
कोई स्थिति नहीं है। हम एक मजबूत राजनीतिक पार्टी हैं, इनके कहने से कमजोर नहीं होंगे। एक वक्ती तौर पर एक शिकस्त हमें मिली और हमें मालूम है, लेकिन हमने किसी भी सूरत में सेवा करने में दिल्ली वालों की कोई कमी नहीं छोड़ी, दिल्ली के नक्शे को बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई राजनीतिक फैसला हमारा इस तरह से गिरा हुआ नहीं है, आप कहीं हमें टोक नहीं सकते। लेकिन हम झूठ नहीं बोलते सियासत में, जितने वायदे चुनाव से पहले करते हैं उनको पूरा करते हैं। इनकी तरह अच्छे दिन के नारे देकर काला धन आएगा, फलाना और ढिंका, आपने दिल्ली वालों को गुमराह किया, सारे हिंदुस्तान को गुमराह किया। आप जानो उसका जवाब आपको देना है। हम तो सवाल खड़े करेंगे, जब आप ताकत में हैं तो हमारा फर्ज है सवाल करना आपसे कि आपने दिल्ली वालों के साथ ये गुनाह क्यों किया, आपने 5 महीने क्यों खराब करे, आपने एलजी साहब को ताकत क्यों दी जी? आप सरकार में थे और आपका काम था ये देखना कि दिल्ली में लोकतंत्र बना रहना चाहिए और यहाँ एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। इनके पास अच्छा एक सवाल और है मेरा सुधांशु मित्तल साहब से। चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम बिजली के 30% दाम कम करेंगे, ये चुनावी वायदा था। 5 महीने से सेंटर में ये है, नीचे यहाँ एलजी साहब है। मुझे बताइए क्या इन्होंने अपना चुनावी वायदा पूरा कर लिया? और भी बहुत सारे वायदे नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं। हमारे लेकिन गोपाल राय भी हमारे साथ हैं। गोपाल राय जी, हम एक चीज देख रहे हैं कि करप्शन और महंगाई ये 2 मुद्दे उस चुनाव में भी थे, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी सत्ता में थी। आप लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, इस चुनाव के मद्देनजर सामने जब आप खड़े हैं, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, आज बीजेपी सत्ता में है, मुद्दे वही हैं कमोवेश, स्ट्रेटजी अब क्या होगी? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी 2 है। पहली बात की जिस बात की चर्चा अभी कर रहे थे सुधांशु जी, हमारे पास विधानसभा चुनाव में 28 सीट मिली थी, हमें बहुमत नहीं मिला था। 28 सीट के माध्यम से हमने जो 49 दिन की सरकार चलाई, हमने जो वादे किए थे उन वादों को हमने पूरा किया। भ्रष्टाचार जन लोकपाल के लिए आंदोलन पैदा हुआ था, कांग्रेस ने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ देंगे। विधानसभा में जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलकर के वोट किया, 42 वोट उनके पक्ष में गया, 28 हमारे पास था, हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। आज की तारीख में हमने तब भी कहा था पूरा कर दिया। आज की तारीख में कौन सा वायदा पूरा करा आपने? दिल्ली नहीं, ये तो बताओ कौन सा वायदा पूरा करा? क्या झूठ बोल रहे हैं आप? हमने बिजली के दाम कहा था आधे किया, हमने आधा किया। हमने कहा था पानी हम फ्री करेंगे, हमने पानी फ्री किया। हमने कहा था भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया। हमने कहा था महंगाई कम करेंगे, हमने महंगाई कम की। हमने कहा था दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हमने सुरक्षा कम किया। हमने दिल्ली को जो वादा किया था हर वादा पूरा किया। और आज सुरक्षा कम कर दी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, कोई नहीं, कोई वादा केजरीवाल के नेतृत्व में जो 49 दिन में काम हुआ था उसे 5 साल करने के लिए बहुमत की दरकार लेकर के हम दिल्ली की जनता के पास जाएंगे। और दिल्ली भी यही चाहती है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, देश उनको दे दिया है, देश चलाएं, देश में अच्छा काम करके दिखाएं। दिल्ली में हम बहुमत चाहते हैं और दिल्ली में भी हम एक बेहतर काम करके दिखाना चाहते हैं। यही हमारा स्ट्रेटजी है, यही रणनीति है। उसी बहुमत के लिए हम दिल्ली की जनता के सामने जाएंगे। और पिछले 5 महीने से हम इसलिए लड़ रहे हैं कि दिल्ली में जितनी जल्दी बहुमत की सरकार बनेगी, 49 दिन का काम 5 साल तक करेंगे हम। सुधांशु जी, आप कोई छोटा सा कमेंट करेंगे तो हम ब्रेक भी लेंगे। जी, एक कहते हैं नाव नाव कितने बाल जजमान आगे आगे, ये तो थी इनकी बातें। अब आगे एक चीज बतलाना चाहता हूं, 49 दिन के एक वंडरलैंड जो है, 49 दिन का कमाल वो आगे होगा। उसी 49 दिन के कार्यकाल को देखते हुए इनको 0 मिला था लोकसभा के अंदर, और 70 में से 60 सीटें हम जीते, 10 सीटें ये जीते। उसमें भी समझ लीजिए अपनी जो इनके 28 सीटें थी उसमें से 3 सीटें ये जीते, वो 25 इनके हाथ से वो भी निकल गई थी। तो बड़े बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी नौटंकियां करना बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक दलों से मुलाकात के बाद उपराज्यपाल के दफ्तर से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि सभी पार्टियों ने दिल्ली में सरकार बनाने में अपनी स्थिति बताई है कि वो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए अब वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे। एलजी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, और इन सब के बीच हमने एक सवाल पूछा था, क्या केजरीवाल रोकेंगे मोदी का विजय रथ? इसमें 60% लोगों की राय है नहीं रोक पाएंगे, लेकिन 40% कह रहे हैं रोक पाएंगे। अग्रवाल साहब, आपसे आखिरी कमेंट हम चाह रहे हैं। लगातार बीजेपी जीत रही है, लगातार मोदी नायक हैं, चुनाव में जीत दिलाने के मंत्र के साथ दिल्ली में ये रथ रुक सकता है क्या?
सर, कांग्रेस ने दिल्ली वालों की बहुत सेवा की है। हमने 15 साल में दिल्ली के नक्शे को बदला है। 1500 कॉलोनियाँ बसाना, उनके लिए काम करना, फ्लाईओवर बनाना, मेट्रो बनाना, बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवेज बनाना, ये सपना किसका था? किसी ने पूरा करा इसे? बाहर से लोग आते थे, कहते थे दिल्ली का नक्शा बदल गया। हर बार में दिल्ली का नक्शा बदल गया। प्रकाश जी, ये रथ रुकेगा या नहीं रुकेगा? जान से कोशिश करते हैं कि उस गरीब आदमी को, कमजोर को, परेशान को जी सर हम ही रोकेंगे। कोई रथ वथ नहीं चल रहा कहीं, ये सब ख्वाब बना। गोपाल राय जी, रथ रुक जाएगा? विजय रथ बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, ख्वाब है इनके। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी का रथ पूरा हो चुका है। देश की सत्ता उनके हाथ में है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का रथ चलेगा। 49 दिन का काम 5 साल तक होगा। आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। 45 से 50 सुधांशु मित्तल जी, ये सब सुन के कैसा लगता है? हालांकि दर्शकों में 1000 आए हैं SMS, हम बता दें, जिसमें 60% लोग का कहना है रथ नहीं रुकेगा, 40% का कहना है रथ रुक जाएगा। आखिरी कमेंट सुधांशु जी। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन जय भाई के लिए और गोपाल जी के दिल के खुश रखने को गालिब भी ख्याल अच्छा है। हम ब्रेक ले रहे हैं, बस चर्चा यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव को लेकर समूचे देश में कहीं ना कहीं एक इसलिए हर की नजर है क्योंकि दिल्ली ने आंदोलन के जरिए दिल्ली में सियासत को बदला था और अब लगातार लंबे वक्त के बाद दोबारा चुनाव की परिस्थितियां और बिसात फिर से सजने को तैयार है।